उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम गज़ल है। लब फूल के जैसे है, मेरी आँख कवल है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। सफ़र गज़ल का जारी है और इसी के साथ गज़ल के बारे में कीमती मालूमात आप तक पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गज़ल गोई ईरान से हिंदुस्तान आई और शुरुआती दौर फ़ारसी में गज़ल कहने का रहा। जब उर्दू का फ़रोग़ हुआ तो उर्दू शायरी में गज़ल को मरकज़ी हैसियत हासिल हुई। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको उर्दू के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताते चलें। उर्दू ने कई सौ साल पहले हिंदुस्तान में ही आँख खोली। जिस ज़माने में हिंदुस्तान में तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और अरब ममालिक से लोग आकर बसना शुरू हुए और उनका मेल मिलाप जब यहाँ की मकामी आबादी से हुआ तो बातचीत सिर्फ इशारों तक ही महदूद नहीं रही। इंसानी जज्बात ने अपने इजहार के लिए नया पैकर तलाश कर लिया। इस पैकर में हिंदुस्तान की कदीम ज़बानों यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, पंजाबी और सिंधी ज़बानों के अलावा मकामी बोलियों के अल्फाज भी शामिल हो गए और तुर्की, अरबी, फ़ारसी और पश्तो ज़बान के अल्फाज भी मिल गए। इस तरह एक नई बोली वजूद में आई। इसको शुरू में ज़बान हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी और ज़बान दहलवी भी कहा गया। फिर इसको रेख्ता कहा जाने लगा। उर्दू को उर्दू के नाम से कई सदियों के बाद पहचाना गया। उर्दू असल में तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है लश्कर या कैंप, और जब हम उर्दू ज़बान कहते हैं तो इसका मतलब होता है लश्करी ज़बान, यानी किसी फ़ौजी कैंप या छावनी में बोली जाने वाली ज़बान। लेकिन सच्चाई ये है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो आपस में मेल जोल की वजह से वजूद में आई। इसके लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा कि फ़ारसी जो है वो खवास की ज़बान थी, ख़ास लोगों की ज़बान थी। जैसे संस्कृत के ख़ास तबके की ज़बान रही है, अवामी बोली तो नहीं थी। उस ज़माने में जब संस्कृत का दौरा था और बेहतरीन अदब लिखा गया संस्कृत में, जो कि वर्ल्ड लिटरेचर में जिसको शामिल किया जाता, लाजवाब काबिल फ़ख्र अदब लिखा गया संस्कृत में उस ज़माने में। लेकिन आम लोगों की जो बोलचाल की ज़बानें थीं वो तो प्राकृत थी, वो अपभ्रंश थी और वो जो है पाली थी, ये ज़बानें थी। अरबियों में भी गज़लें हैं, फ़ारसी में भी गज़लें हैं, हिंदवी में जो हिंदवी कलाम जिसको वो हिंदवी, ना वो दक़ीक़ उर्दू ना वो दक़ीक़ हिंदी जो संस्कृत से निकली हो या वो उर्दू जो अरबी फ़ारसी से निकली हो, बल्कि हिंदवी खड़ी बोली ब्रिज भाषा से निकली है। उस ज़बान में गज़लियात कही गई हैं। हज़रत अमीर खुसरो ने गज़ल कही। गज़ल मीन्स एक बहर के साथ शायरी। आवाज़ की पटरी पर गज़ल दौड़ रही है, ये नहीं होना चाहिए। अल्फाज की पटरी पर गज़ल दौड़ रही है, मतलब लफ्ज़ों में खुद आहंग होना चाहिए। इसीलिए बड़े मुनासिबात से जोश को क्यों कहते हैं गज़ल का बादशाह, इसे कहते हैं कि जोश के सामने अल्फाज जो हैं वो हाथ बांध के खड़े रहते थे, कहते थे मुझे इस्तेमाल करो। इसलिए कि शायर उसी को इंतखाब करेगा जिसके अंदर सौती आहंग बड़ा खूबसूरत हो और बहुत मुनासिब हो। जहाँ मुनासिबात होती है वहीं उसका इस्तेमाल होता है। नाजरीन, इस कीमती मालूमात के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं उर्दू की कदीम शायरी के कुछ नमूने। गोरी सोहे सेज पर सो मुख पर डारो केस, गोरी सोहे सेज पर सो मुख पर डारो केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहूँ देस, सांझ भई चहूँ देस। तो नाजरीन, आपने आज देखा उर्दू ने किस तरह और किन मनाजिल से गुजरकर एक बोली से एक ज़बान का दर्जा हासिल किया। और अब हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे मौजूदा दौर के एक बड़े शायर से। सुनवाएंगे उनकी गज़ल किसी मुतरन्निम आवाज़ में भी। सफ़र गज़ल का जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं उस मंजिल पर जहां आपकी मुलाकात होगी एक बड़े शायर से।
तो आज हमारे साथ हैं उर्दू के एक और नामवर शायर जनाब महराज फैज़ाबादी साहब। यूं कहा जाए कि ये फ़ख्र का मकाम है कि इस दौर के मुमताज़ शायर महराज फैज़ाबादी आज हमारे साथ हैं तो बेजाना होगा। महराज फैज़ाबादी के कलाम की खुसूसियत ये है कि चाहे वो तहतुल लफ्ज़ पढ़ा जाए या तरन्नुम से, उसकी शीरनी ज़रा भी मुतासिर नहीं होती। आज महराज फैज़ाबादी उर्दू अदब का एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको हटाकर आज के दौर की गज़ल की तारीख़ लिखना नामुमकिन हो गया है। किसी भी शायर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। कहते हैं मुश्किल और दुश्वार रास्तों से गुजर कर ही शायरी का अजीम फ़न नसीब होता है। आइए नाजरीन जानते हैं महराज फैज़ाबादी साहब की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में खुद उन्हीं की ज़बान से। मुझे खुद ही याद नहीं कि मैंने कब लिखना शुरू किया। मैं तो फैज़ाबाद ज़िले के एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ था और मेरा ख्याल है कि हाई स्कूल तो नहीं मगर मैं अपने गांव का पहला इंटरमीडिएट हूं और पहला ग्रेजुएट हूं। वरना वहाँ लोग उर्दू बोलते नहीं थे। हम तो आज भी अवधी बोलते हैं अपने गांव में, हम उर्दू नहीं बोलते वहाँ। तो कोई तसव्वुर ही नहीं था शायरी का, हम जानते भी नहीं थे कि शायरी क्या होती है। वो तो कहिए कि मेरे गांव के करीब एक गांव है, वहाँ जब मैं छठी जमात का तालिब इल्म था तो मुशायरे कई साल हुए लगातार। तो मेरे वालिद मुझे लेके चले गए। हाफ़ज़ा मेरा अच्छा था, मुझे सबकी गज़लें याद हो गईं और उसके बाद मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। और बाई द टाइम के मैं लखनऊ आके बीएससी ज्वाइन करूं, अच्छा लखनऊ का उस ज़माने में माहौल भी बहुत अच्छा था। हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई अंजुमन होती थी और वहाँ शेर सादी और शायर सादी दोनों काम होते थे। तो मैंने कुछ अपना उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। उस्ताद कोई नसीब नहीं हुआ, खुदरा हूँ, जो कुछ भी कहता रहा हूँ आज तक खुद कहता रहा हूँ। महराज साहब को एक अरसे से लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से हालात को बदलते देखा है। महराज साहब से ही जानते हैं कैसा रहा गज़ल का ये सफ़र। पिछले 1000 साल में और ख़ास तौर से पिछले 350 साल में जब से उर्दू गज़ल सफ़र कर रही है, उसमें सदियाँ बदल गईं, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, शेर कहने वाले बदल गए, मगर बुनियादी अंडरकरेंट जो है वो अमीर खुसरो हों या वली दकनी हों या अमीर तकी मीर हों वगैरह वगैरह वगैरह, इनका जो बुनियादी अंडरकरेंट है कि सच के करीब रहो। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि सच के करीब रहो। अब जैसे अमीर खुसरो ने कहा था कि खल्क में गोयद के खुसरो बुत परस्ती में कुनद, आरे आरे मी कुनम्बा खल्क मारा कार निस्त। मुझे लगता है जैसे शेर अमीर खुसरो ने कहा हो, एहसास मेरा हो कि जब मेरे ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, जब मुझे लोगों ने किसी सिलसिले में बुरा भला कहा, तो बेसाख्त दिल में यही शेर आया कि खल्क में गोया के खुसरो बुत परस्ती में कुनत, आरे आरे मी कुनम बा खल्क मारा कारनी। हमें क्या लेना है इन लोगों से, हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी जिसे जो जी में आए कहे, हमसे क्या मतलब। तो वही मैंने कहा कि जो सच्ची शायरी होती है, अमीर खुसरो ने कहा था, उनकी कदमों की खाक महराज फैज़ाबादी आज ये महसूस कर रहा है कि हमारे जद्द अमजद ने बहुत अच्छा कहा था कि आज उनके शेर से हमें सोचने का तरीक़ा मालूम हो रहा है। ये है भैया। नाजरीन, आज गज़ल बदल गई, गज़ल के सुनने वाले बदल गए, यहाँ तक कि ज़बान भी बहुत हद तक अपनी पुरानी शक्ल छोड़ चुकी है। तो ऐसे में गज़ल की तब्दीली को महराज साहब कैसे देखते हैं? देखिए, मीर और गालिब के ज़माने में गज़ल के सुनने वाले दूसरे थे। मीर और गालिब के ज़माने में गज़ल दरबारों में थी, गज़ल हवेलियों में थी। हमारा ज़माना उसे बाज़ारों तक ले आया है, चौराहों तक ले आया है। आज गज़ल चौराहों में पढ़ी जा रही है, बाज़ारों में गुनगुनाई जा रही है, पान की दुकान पे मुशायरे का कैसेट बज रहा है, रिक्शे वाला भी सुन रहा है। तो दायरे रिक्शे वाला बहादुर शाह ज़फ़र तो नहीं हो सकता, ना हम मीर गालिब हो सकते हैं। मगर हकीकत ये है कि
उस दौर की जो गज़ल कही गई, उसकी लफ्ज़ियात, उसका पस मंज़र वो उस दौर के हिसाब से था। आज जो गज़ल कही जा रही उसकी लफ्ज़ियात और उसका पस मंज़र आज हमारे आज के दौर की मुनासबत से है। जिस तरह से आज के लोग मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ से उर्दू की, उर्दू गज़ल की, उर्दू शायरी की पज़ीराई कर रहे हैं, उस तरह से मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आने वाले कल में उर्दू और उर्दू गज़ल और उर्दू गज़ल से जुड़े हुए ये लोग ज़िंदा रहेंगे, इन्हें कोई नहीं मार सकेगा और ये इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी और आपकी दिलों की धड़कनों की तर्जुमानी करते रहेंगे। लेकिन मैंने जो देखा है वो ये कि जब भी कोई नया तजुर्बा होता है तो उसके बाद एक लंबा वक्फ़ा गुज़रता है जब तक के सामीन और किसी ज़माने में क़ारीन हुआ करते थे, अब तो खैर उर्दू का लमिया है कि क़ारीन रही नहीं, बहरहाल सामीन उसको तस्लीम करने में कुछ वक्त लेते हैं। जो मेरा तजुर्बा है उसे एकदम से तस्लीम नहीं कर लेते। मतलब निदा ने कब शेर कहा था कि सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की का पर्दा खींच दिया, रात हो गई। बड़ा अच्छा था। सूरज सुबह के वक्त जब गहरी नींद आ रही हो तो वाकई खिड़की का पर्दा खींच के हम सो जाते हैं, मगर ये कि इसको आज तक हमारे क़ारीन और सामीन तस्लीम नहीं कर पाए हैं। तो वही मैंने कहा कि कारी को या सामे को हमारी गज़ल से हमाहंग होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आज की गज़ल अगर हम बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में पढ़ेंगे तो भगा दिए जाएंगे, और बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में जो गज़ल पढ़ी जाती थी वो गज़ल अगर आज हम मुशायरों में या बाज़ारों में या चौराहों पे गुनगुनाएंगे तो लोग हमें भगा देंगे। क्या बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में आखिरी यादगार मुशायरा जो हुआ था, एक शायर आए थे, गज़ल पढ़ी थी कि शमा भी, गुल भी है, बुलबुल भी है, परवाना भी, रात की रात ये सब कुछ है, सहर कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा शेर है, लाजवाल शेर है, मगर ये कि आज आप जाके देखिए किसी भी महफिल में आप ये शेर पढ़ के देखिए, उसको तो छोड़िए कि मुद्दा उनका है अपने आलम तकरीर का, कागज़ी है पैरहानर पे करे तस्वीर का। इसको तो समझने के लिए कुछ दिन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो शाह ज़फ़र के दरबार में गज़ल पढ़ी गई, इसको भी आज का आदमी नहीं तस्लीम करेगा। मगर ये कि ठीक है, वो उनका ज़माना था, वो उस हिसाब से शेर कह रहे थे, ये हमारा ज़माना है, हम अपने हिसाब से शेर कह रहे हैं, और दोनों अपने अपने समाज की तर्जुमानी कर रहे थे। वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि महराज साहब के अफकार और ख़यालात से आपकी इल्मी बसीरत में कुछ तो इजाफा हुआ होगा। आइए महराज साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक गज़ल हमें सुनाएं। कि मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे, मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत को मेरी पहचान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। बहुत दिन से अकेला चल रहा हूँ, बहुत दिन से अकेला चल रहा हूँ, खुदावंदा सफ़र आसान कर दे, खुदावंदा सफ़र आसान कर दे। और दरो दीवार शिकवा कर रहे हैं, दरो दीवार शिकवा कर रहे हैं, उसे एक दिन मेरा मेहमान कर दे। और शेर कहे मैंने इधर एक आध जगह पढ़े भी, मगर जैसा मैंने कहा कि हाफिज़ा इधर इतना ज़्यादा बीमारी की वजह से मुतासिर है कि कुछ याद वाद नहीं रहता। कोई किसी गज़ल का कोई देखिए एक आध शेर अगर याद आ जाए तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि एक गज़ल मैंने कई जगह पढ़ी है, दिल्ली में भी पढ़ी है।
उसका एक मतलब 2-3 शेर सुन लें कि रिश्तों की कहकशां सरे बाज़ार बेच कर, रिश्तों की कहकशां सरे बाज़ार बेच कर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेच कर। और शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई। हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। और वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी ख़रीद लाया है तलवार बेचकर। तो नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि महराज साहब की गज़ल आपके दिल और जहन को छू गई होगी, आपको सुनवाते हैं महराज साहब का कलाम खूबसूरत आवाज़ में। जिंदगी अपनी रफ़ाक़त का सिला मांगे है, जिंदगी अपनी रफ़ाक़त का सिला मांगे है। अब तो दिल तर के ताल्लुक़ की दुआ मांगे, जिंदगी अपनी रफ़ाक़त का सिला मांगे है। कितने टूटे हुए ख्वाबों को सजा कर रखूं, कितने टूटे 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 टूटे, कितने टूटे सजा कर रखूं। आँख तो रोज कोई ख्वाब नया मांगे है, तो दिल तर के ताल्लुक़ की दुआ मांगे है, जिंदगी अपनी। मौत से भागते रहना भी कोई जीना है, मौत से भागते रहना भी कोई जीना है। जिंदगी वही बेखौफ हवा मांगे है,
अब तो दिल तर के ताल्लुक की दुआ मांगे जिंदगी अपनी। अब तो ये बार नदामत नहीं उठता यारों, अब तो ये बार 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 नदामत नहीं उठता यारों, अब तो ये बार नदामत नहीं उठता यारों। दिल गुनाहगार अगर है तो सजा मांगे है, दिल गुनाहगार अगर है तो सजा मांगे है। अब तो दिल तर के ताल्लुक की दुआ मांगे जिंदगी अपनी रफ़ाक़त का सिला मांगे नाजरीन, ये था गज़ल के इर्तिक़ा पर मबनी हमारा एक और एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। सफ़र गज़ल का जारी रहेगा, गज़ल की दुनिया के कुछ महकते हुए लम्हों के साथ। देखते रहिए DD उर्दू।